नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने चैनल पे एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है आपकी सलाह। उसमें मैं उन लोगों के बारे में आपको बताने वाला हूं या फिर उनके तरीकों के बारे में आपको बताने वाला हूं जिन लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई झूठा केस हुआ था, लेकिन अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से उन लोगों ने उस केस का सामना किया और अपने आप को बरी करा सके उन झूठे केसों से। तो यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी है या फिर कोई ऐसा तरीका है जिन तरीकों को अपना के झूठे केसों से बचा जा सकता है, तो आप हमें भी उन तरीकों को बताएं ताकि हम अन्य लोगों को भी उन तरीकों को बता सके और ऐसे लोग जो झूठे केसों से पीड़ित है वो लोग भी अपना बचाव कर सके और उन तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। ये आज की जो स्टोरी है वो एक हस्बैंड की है जिसमें उसकी वाइफ ने उसके ऊपर 498A का झूठा केस दर्ज करा दिया था। लेकिन 498A का झूठा एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद पति ने भी कुछ ऐसा तरीका आजमाया और पत्नी को ऐसे मुकदमों में फंसाया जिसकी वजह से पत्नी की हालत खराब हो गई और पत्नी और उसके घर वाले पति से माफ़ी मांगने लगे और समझौता करने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन अब हस्बैंड भी अपनी वाइफ को नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने ये शर्त रखी कि वो 1 रुपया भी नहीं देगा और उसे म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स भी चाहिए और पत्नी जब अपने केस को वापस ले लेगी उसके बाद ही पति अपने केस को विड्रॉ करेगा। और पत्नी को ये शर्त माननी भी पड़ी। पति का डाइवोर्स भी हो गया, उसे एक पैसा भी नहीं देना पड़ा और जो झूठा केस उसकी पत्नी ने उसके ऊपर किया था उसे वापस भी ले लिया। तो इस प्रकार का तरीका आजमा के पति ने अपने आप को इन झूठे केसों से बचाया। इस घटना के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मात्र एक स्टोरी है। यह एक किसी प्रकार की कोई लीगल एडवाइस नहीं है। झूठे केसों से बचने के लिए इस स्टोरी में हस्बैंड ने जो काम किया है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है और धोखेबाजीपूर्ण है। तो आप लोग कभी इस चीज़ का ट्राई मत कीजिएगा, ना ही कभी आप लोग ऐसा करिएगा। सिर्फ जानकारी के लिए आप लोग ये वीडियो देखिए। झूठे केसों से बचने के लिए यदि आप कोई धोखेबाजीपूर्ण कदम उठाते हैं या फिर किसी को गलत फंसाते हैं और ऐसे में यदि कोई आपके खिलाफ एविडेंस मिल जाता है तो ये आपके लिए ज़्यादा बुरा हो सकता है और आप बड़े बड़े मुकदमों में भी फंस सकते हैं और ऐसे में आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो कभी कोई ऐसा काम ना कीजिएगा। सिर्फ आप इस स्टोरी को जानिए, ऐसा कभी ट्राई मत कीजिएगा। यह सिर्फ एक स्टोरी है, कोई लीगल एडवाइस नहीं है। तो चलिए अब उस हस्बैंड की स्टोरी के बारे में हम पढ़ते हैं। मेरा नाम ओमकार है और मैं एक बैंक में काम करता हूँ। मेरी पत्नी भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। मेरी शादी मार्च 2018 में हुआ था और शादी के बाद मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दी और कहने लगी कि मैं उसे पसंद नहीं हूँ, सिर्फ वह अपने घर वालों के दबाव में आके मुझसे शादी की है। तो मैंने उसके पिता से यह सारी बात बताई, लेकिन उसके पिता और घर वाले भी मुझ में ही गलती निकालने लगे और फिर एक दिन अच्छे से पंचायत हुआ और उसके बाद कुछ दिनों तक मेरी पत्नी मेरे साथ सही से रही, लेकिन 6 माह के बाद फिर उसका व्यवहार बदल गया। इन 6 माह में मुझे ऐसा लग गया था कि मेरी पत्नी अब मुझे फंसाएगी और मेरे साथ नहीं रहेगी वो अब। तो एक दिन मैंने अपनी पत्नी से एक ब्लैंक चेक पे हस्ताक्षर करा लिया और उसे सुरक्षित अपने पास रख लिया। और एक दिन वह अपना सारा सामान लेके अपने पिता के साथ अपने मायके चली गई। मैंने उसे डाइवोर्स के लिए भी बोला, लेकिन वो धमकी देकर गई कि ना ही अब वो मुझे डाइवोर्स देगी और ना ही मेरे साथ रहेगी, और वो चली गई। और मायके जाके मेरे ऊपर और मेरे अन्य 6 रिश्तेदारों के ऊपर थाने में कंप्लेन कर दिया और समझौता के नाम पे मुझसे 20 लाख रुपए मांगने लगी। फिर मुझे काफ़ी टेंशन होने लगी इस बात का और मुझे ये लगा कि ये मेरी लाइफ में क्या हो रहा है और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा। फिर मैंने पंचायत भी करवाया इसके बाबत, लेकिन वो लोग समझौता के नाम पे सिर्फ मुझसे 20 लाख रुपया मांग रहे थे और मुझसे पैसा ऐंठना चाहते थे। और इसी बीच मेरे और मेरे फैमिली के अन्य 6 लोगों के ऊपर 498A, 323, 504, 506 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट में एफआईआर भी दर्ज हो गया। अब मैं और ज़्यादा परेशान हो गया और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा। फिर मेरे दिमाग में अब यह एक आइडिया आया कि मुझे भी अपनी पत्नी को सबक सिखाना चाहिए। फिर मैंने उस ब्लैंक चेक का जो उससे सिग्नेचर कराया था उसका इस्तेमाल किया और चेक पे 10 लाख रुपए अमाउंट भर दिया और पत्नी को एक लीगल नोटिस भेजा कि उसने जो मुझसे 10 लाख रुपए लिया था वह 30 दिनों के भीतर मुझे वापस कर दे। मेरी पत्नी को यह लीगल नोटिस प्राप्त हुआ। उसके बाद उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि ये कैसा मजाक है, और उसने इस बात को
को मजाक में लिया। फिर मैंने नोटिस भेजने के 26 दिनों के बाद ब्लैंक चेक में उसी दिन का डेट भर दिया, यानी ब्लैंक चेक जो मैंने भेजा था उसके 26 दिनों के बाद जो डेट पड़ा मैंने उसे भर दिया। उसके बाद मैंने उस चेक को अपने अकाउंट में लगा दिया। मेरी पत्नी के अकाउंट में पैसे नहीं थे 10 लाख रुपए, इस वजह से चेक बाउंस हो गया और फिर मैंने कोर्ट से एनआई एक्ट के तहत चेक बाउंस का केस कर दिया और फिर मेरा 200 सीआरपीसी का बयान हुआ और फिर मेरी पत्नी को नोटिस गया। जब मेरी पत्नी ने ऐसा देखा कि अब वो बुरी तरह से फंस गई है, उसने जो मेरे ऊपर झूठा 498A का केस किया है और जो मुझसे 20 लाख रुपए की डिमांड कर रही है, वो पता नहीं अब उसे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। लेकिन जो चेक बाउंस का केस मैंने 10 लाख रुपए का उसके ऊपर किया है, उसमें वो बुरी तरह से फंस गई है। तब वह तुरंत समझौता पे आ गई और सारे केसों को समाप्त करके साथ रहने के लिए बोलने लगी। लेकिन मैं जानता था कि वह फिर से केस करेगी सिर्फ मेरे केस से बचने के लिए और मेरे केस को समाप्त कराने के लिए वो ऐसा कर रही है। तो मैंने ये शर्त रख दिया कि हमें म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स देना होगा और मैं आपको एक भी रुपए नहीं दूंगा और जो भी केस मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर किया है वो उसे वापस लेगी, उसके बाद ही मैं अपने केस को वापस लूँगा। लेकिन कुछ दिनों तक वो आनाकानी करने लगी और बाद में वो मजबूर होके और मेरी पत्नी ने मेरी बात को माननी ही पड़ी, क्योंकि या तो उसे 10 लाख मुझे देने पड़ जाते या फिर उसे जेल की सज़ा हो जाती। ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा फंस चुकी थी, इसलिए उसे झुकना ही पड़ा और गलत के साथ मैंने गलत ही किया और इसके बाद ही मुझे सफलता मिली। और इस प्रकार से मुझे अपनी पत्नी को एक भी रुपए नहीं देने पड़े और मुझे डाइवोर्स में मिल गया और जो मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा केस किया था उसे उसने वापस भी ले लिया। मेरा यह तरीका बिल्कुल गलत था, मैं इस बात को जानता हूँ और मैं इसमें फंस भी सकता था, लेकिन अब मैं मजबूर हो गया था, मुझे यही तरीका सूझा, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो देखिए, जो ये हस्बैंड ने अपना तरीका बताया और जिस प्रकार से उसने अपने केस में जीत हासिल की और अपने पत्नी से मजबूर करके समझौता कराया, ये तरीका बिल्कुल गलत था। इस तरीका को आजमा के पति फंस सकता था और ये एक गैरकानूनी भी कार्य किया था हस्बैंड ने। जो हस्बैंड ने ये कदम उठाया वो एक धोखेबाजी पूर्ण था और इसमें यदि हस्बैंड फंस जाता तो उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420 के तहत मुकदमा भी दर्ज हो जाता। तो ऐसे में आपको कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है, क्योंकि यदि आप एक केस से बचने के लिए यानी 498A जैसे छोटे केस से बचने के लिए ऐसा कोई कदम उठाते हैं और आप उसमें फंस जाते हैं तो आप भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420 ऐसे बड़े मुकदमों में फंस सकते हैं और आपकी ज़िंदगी ऐसे में बर्बाद भी हो सकती है। 498A का जो मुकदमा है वो आज नहीं तो कल आपका समाप्त ही हो जाएगा, आप बेगुनाह हैं तो बरी ही हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई आप कार्य करते हैं तो इसमें आप बुरा फंस जाएंगे और इसमें आपको सज़ा भी हो सकती है और ऐसे मुकदमों में आपकी तुरंत गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है। सिर्फ ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद आपको जानकारी देना था। यदि आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो उस स्टोरी को लिख के आप हमें व्हाट्सएप पे भेजिए, हम अन्य लोगों के साथ उस स्टोरी को शेयर करेंगे। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।